शाहिद स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो ज़रा सोचिए 1920 के दशक में असम के एक चाय बागान में काम करने वाले एक मजदूर और बॉम्बे के एक करोड़पति उद्योगपति में क्या समानता थी? मुझे तो लगता है शायद कुछ भी नहीं। बिल्कुल कुछ भी नहीं। उनकी भाषा, उनके कपड़े, उनकी ज़रूरतें, मतलब उनकी जीवन की हकीकत सब बिल्कुल अलग थी। फिर भी महज कुछ सालों के अंदर ही ये दोनों एक ही झंडे के नीचे एक ही साम्राज्य के खिलाफ खड़े थे। हाँ, और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सही बात है। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन भी इसी कैसे को डीकोड करना है। हम भारत में राष्ट्रवाद के उन ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं जो मतलब सिर्फ बड़े नेताओं की बात नहीं करते, बल्कि उस जमीनी हकीकत को भी दिखाते हैं। बिल्कुल, जहाँ आम किसानों, आदिवासियों और मजदूरों ने आजादी का अपना अपना मतलब निकाला था। जी, एक इतना विशाल और बटा हुआ समाज आखिरकार एक साथ कैसे आया? चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हुँ? तो देखिए, मजेदार बात यह है कि राष्ट्रवाद कोई ऐसा स्विच नहीं था जिसे किसी ने बस अचानक चालू कर दिया हो। ये एक बहुत ही लंबी, दर्दनाक और काफी जटिल प्रक्रिया थी। रातों रात तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो लोगों को एक साथ लाने वाली जो सबसे बड़ी गोंद थी ना, वो थी साझा दमन। मतलब जब दुश्मन एक हो तो अलग अलग लोग भी दोस्त बन जाते हैं। हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एकदम सही। लेकिन ये पूरी कहानी 1919 के बाद एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, और उस नए मोड़ की जमीन हैरानी की बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध ने तैयार की थी। एक मिनट, प्रथम विश्व युद्ध? युद्ध तो यूरोप के मैदानों में लड़ा जा रहा था ना? हाँ, बिल्कुल। तो मतलब भारत के आम आदमी या भारत के राष्ट्रवाद से उसका सीधा क्या लेना देना था? ये कड़ी थोड़ी समझाइए मुझे। देखिए, गोली भले ही यूरोप में चल रही थी, लेकिन उसका सीधा आर्थिक प्रहार भारत के आम आदमी की जेब पर हो रहा था। हमारे स्रोत के आंकड़े इस तस्वीर को बहुत ही खौफनाक तरीके से पेश करते हैं। अच्छा। हाँ, युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार के रक्षा व्यय में मतलब बेतहाशा वृद्धि हो गई थी। हाँ, अब इस खर्चे की भरपाई कहीं से तो करनी थी ना। तो उन्होंने भारत की जनता को निचोड़ना शुरू किया। बिल्कुल। अंग्रेजों ने युद्ध के नाम पर भारी कर्ज लिए, हाँ, टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क बढ़ा दिया, हाँ। और भारत में पहली बार इनकम टैक्स जैसी चीज शुरू कर दी। बाप रे, मतलब चारों तरफ से मार। और इतना ही नहीं, 1913 से 1918 के बीच जब युद्ध चल रहा था, भारत में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। दोगुनी, यानी एक तरफ महंगाई आसमान छू रही थी और दूसरी तरफ नए नए टैक्स आ रहे थे। हाँ, और शहरों से भी बदतर हालात गांवों की थी। वहां ब्रिटिश सेना के लिए जवानों की जबरदस्त भर्ती की जा रही थी, जिसे मतलब फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहा गया। जबरन भर्ती। हाँ, जरा सोचिए, एक गरीब किसान परिवार के बेटे को जबरदस्ती उठाकर किसी अनजान देश में युद्ध लड़ने भेज दिया जाए। ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर भयानक गुस्सा उबल रहा था। स्वाभाविक है, कोई भी माता पिता ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। और मानो ये सब काफी नहीं था, प्रकृति ने भी कहर बरपा दिया। 1918 से 21 के बीच देश के कई हिस्सों में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। भारी अकाल पड़ा। और शायद उसी समय कोई बीमारी भी फैली थी ना। जी हाँ, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू की एक भयानक महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि इस अकाल और महामारी के कारण भारत में लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। 120 से 30 लाख लोग, ये संख्या तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चारों तरफ मौत, भुखमरी और गरीबी का तांडव मच रहा होगा। बिल्कुल, हालात बहुत खराब थे। लोगों को लगा होगा कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शायद हालात सुधरेंगे, टैक्स कम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अनिराशा के इसी गहरे समुंदर में जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। हाँ, और वो अपने साथ विरोध का एक बिल्कुल नया हथियार लेकर आए थे, सत्याग्रह। सत्याग्रह। हाँ, सत्याग्रह ने भारत में संघर्ष की पूरी व्याकरण ही बदल कर रख दी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नस्लभेदी सरकार के खिलाफ मतलब इसी तरीके से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। और ये कोई हथियारबंद क्रांति तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका मूल दर्शन ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल या प्रतिशोध की जरूरत नहीं है। मुझे ये विचार हमेशा एक खास तरह के जूडो की तरह लगता है। जूडो? वो कैसे?
जैसे मार्शल आर्ट्स में शारीरिक जूडो होता है ना, जहां आप सामने वाले के वार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सत्याग्रह एक मानसिक और नैतिक जूडो था। बहुत दिलचस्प नजरिया है। जहां आप सामने वाले के शारीरिक बल का जवाब शारीरिक बल से नहीं देते, बल्कि अपनी अहिंसा और सत्य से उसकी चेतना को झकझोरकर उसे सच स्वीकार करने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब ये कमजोरों का हथियार कतई नहीं था। इसके लिए तो अत्यधिक सक्रिय और साहसी होने की जरूरत थी। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और इसी नैतिक जूडो का प्रयोग उन्होंने भारत आते ही चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में किया, और उन्हें सफलता भी मिली। हाँ, जिससे लोगों में एक उम्मीद जागी। बिल्कुल। इन सफलताओं ने एक जमीन तैयार की। लेकिन इसी बीच 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसका बहुत विरोध हुआ था, है ना? हाँ, भारतीय सदस्यों ने इसका भारी विरोध किया था। फिर भी इसे जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास कर दिया गया। इस कानून ने सरकार को निरंकुश ताकत दे दी थी। मतलब वो किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। सही कहा ना मैंने? एकदम सही। 2 साल तक बिना ट्रायल के जेल। ये तो सीधे सीधे तानाशाही थी। इसके खिलाफ तो देशव्यापी हड़ताल और विरोध होना ही था। और गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान कर दिया। रैलियां निकाली गईं, रेलवे वर्कशॉप्स में हड़तालें हुई, दुकानें बंद कर दी गईं। अंग्रेज सरकार इस अचानक उभरे जन आंदोलन से बुरी तरह घबरा गई थी। उन्हें लगा होगा कि नियंत्रण हाथ से जा रहा है। हाँ, उन्हें लगा कि कहीं रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार व्यवस्थाएं ठप न हो जाएं। इसलिए उन्होंने दमन का सबसे क्रूर रास्ता अपनाया। स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया और गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। और फिर वो दिन आया जिसने भारत के इतिहास में सबसे गहरा और नासूर बन जाने वाला घाव छोड़ा। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। बहुत ही काला दिन था। हम सब इसके बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे की जो असली मानसिकता थी, वो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग बैसाखी के मेले में शामिल होने आए थे। इनमें से बहुत से ग्रामीण थे जिन्हें पता भी नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। और कुछ लोग शांतिपूर्ण विरोध के लिए भी थे। हाँ, ये मैदान चारों तरफ से इमारतों से बंद था। बाहर निकलने के रास्ते बहुत संकरे थे। जनरल डायर वहां हथियारों से लैस सैनिकों के साथ पहुंचा, बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद किए और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। बाप रे! सैकड़ों लोग मारे गए। यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है और परेशान करने वाली भी, वो ये है कि डायर ने बाद में खुद इस बात को स्वीकार किया कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था। तो वो क्या चाहता था? वो सत्याग्रहियों के मन में आतंक और विस्मय का एक नैतिक प्रभाव, यानी मॉरल इफेक्ट पैदा करना चाहता था। मतलब वो सिर्फ डराना नहीं चाहता था, वो भारतीयों की आत्मा और उनके आत्मसम्मान को कुचलना चाहता था। बिल्कुल। और इसके बाद जो हुआ वो इसी मानसिकता का सबूत था। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने, सड़कों पर रेंगकर चलने और सभी अंग्रेज अधिकारियों को सलाम करने पर मजबूर किया गया। ये तो अमानवीयता की सारी हदें पार करना है। पंजाब के कुछ गांवों पर बम तब बरसाए गए। इस भयानक और बढ़ती हुई हिंसा को देखकर गांधी जी को समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल रहा है और उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह बड़ा तो था, लेकिन इसकी एक बड़ी सीमा ये थी कि ये मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। सही कहा आपने। और जलियांवाला बाग की घटना के बाद गांधी जी एक बात बहुत अच्छी तरह समझ गए थे। अगर भारत में कोई बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी और जन आंदोलन खड़ा करना है तो बिना हिंदू मुस्लिम एकता के वो कभी संभव नहीं हो सकता। और यहीं से शायद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का विचार एक साथ आता है। जी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य हार चुका था और ऐसी अफवाहें थी कि खलीफा पर एक बहुत ही सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। तो खलीफा की शक्तियों को बचाने के लिए भारत में अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल। और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो शायद अगले 100 सालों में भी न मिले। इसलिए 1920 में उन्होंने खिलाफत और स्वराज की मांग को जोड़कर एक विशाल असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। लेकिन असहयोग का ये विचार अचानक तो नहीं आया होगा ना? नहीं। गांधी जी ने 1909 में ही अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि भारत में ब्रिटिश राज केवल इसलिए स्थापित हुआ और टिका हुआ है क्योंकि भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। मतलब अगर हम सहयोग करना बंद कर दें तो वो खुद ही गिर जाएंगे। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें
प्रशासन का पहिया रोक दें तो ब्रिटिश शासन साल भर के भीतर ढह जाएगा और स्वराज आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है जो मैं सोच रही थी। क्या? गांधी जी ने स्वराज का नारा तो दे दिया, लेकिन इस स्वराज का मतलब आखिर था क्या? मतलब मुझे लगता है कि स्वराज एक खाली कैनवस की तरह था। खाली कैनवस? हाँ, जैसे गांधी जी ने फ्रेम दे दिया, लेकिन हर वर्ग, हर समुदाय ने उस खाली कैनवस पर अपनी अपनी इच्छाओं, अपने अपने दुखों और अपनी आजादी के रंग भर दिए। सबके लिए इसके मायने बिल्कुल अलग थे। ये बहुत ही शानदार अवलोकन है। स्रोत भी हमें यही दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर ये आंदोलन कैसे कई अलग-अलग धाराओं में बंट गया था। जैसे शहरों में क्या हो रहा था? शहरों में इसका असर अलग था। मध्यम वर्ग ने इसका नेतृत्व किया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी। सबसे बड़ा प्रहार आर्थिक मोर्चे पर हुआ। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। हाँ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आप आंकड़े देखिए, विदेशी कपड़ों का आयात जो 1921 में 102 करोड़ रुपए था, वो 22 में घटकर सीधा 57 करोड़ रुपए रह गया। मतलब आधा हो गया। लेकिन शहरों में ये उत्साह बहुत जल्दी ठंडा भी तो पड़ने लगा था। वो तो है, क्योंकि खादी का कपड़ा मिल के कपड़े से महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। और ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार का कोई फायदा तब तक नहीं था जब तक कि उनके विकल्प के तौर पर कोई भारतीय संस्थान न हो। इसलिए थक हार कर लोग वापस उसी व्यवस्था में लौटने लगे। सही कह रही हैं आप। लेकिन जब शहरों में आंदोलन धीमा पड़ रहा था, तब ग्रामीण इलाकों में तो आग बस फैलनी शुरू ही हुई थी। हाँ, जैसे अवध के किसानों का उदाहरण लें। मैंने पढ़ा था कि उनकी लड़ाई कुछ अलग ही थी। अवध की कहानी बहुत दिलचस्प है। वहां किसानों का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। बाबा रामचंद्र पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे, इसलिए वे शोषण को बहुत करीब से समझते थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अवध में किसानों की लड़ाई सीधे तौर पर अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि वहां के ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ थी। अच्छा, तो उनके लिए स्वराज का मतलब अंग्रेज नहीं थे? उनके लिए स्वराज का सीधा सा मतलब था भारी लगान में कमी, बेगार यानी बिना पैसे के जबरन काम की समाप्ति और दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार। हाँ, मैंने सुना है उन्होंने तो नाए धोबी बंद अभियान भी चला दिया था। बिल्कुल। जमींदारों को नाए धोबी की सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया था। और आदिवासी इलाकों में तो स्थिति और भी अलग और कई जगह हिंसक थी। मतलब आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स का किस्सा तो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हाँ, वहाँ आदिवासियों ने एक उग्र छापामार यानी गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। वहाँ उनका नेतृत्व एक बहुत ही रहस्यमयी शख्सियत अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। उनके बारे में तो काफी किंवदंतियां हैं। बिल्कुल। राजू का दावा था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं, वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं और यहाँ तक कि अंग्रेजों की गोलियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे बाप रे! दिलचस्प विरोधाभास ये है कि राजू गांधी जी की महानता के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उनका रास्ता अहिंसा का नहीं था, है ना? एकदम सही। उनका स्पष्ट मानना था कि भारत को आजादी केवल बल प्रयोग से ही मिल सकती है, अहिंसा से नहीं। इसलिए गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? उनके लिए वन कानूनों को तोड़ना और जंगलों में अपने पारंपरिक अधिकार वापस पाना ही असली स्वराज था। और अगर हम भारत के दूसरे कोने असम के चाय बागानों में जाएं, तो वहां के मजदूरों की आजादी की परिभाषा अपनी ही थी। हाँ, वहां क्या स्थिति थी? उनके लिए स्वराज का मतलब था उन चार दीवारियों से बाहर निकलने की आजादी जहां उन्हें 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत मतलब लगभग कैद करके रखा गया था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। जी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि अब गांधी राज आ गया है और उन सबको अपने अपने गांव में जमीन मिल जाएगी। वे बिना किसी से पूछे बागान छोड़कर निकल पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से वो घर पहुंच नहीं पाए। नहीं, रास्ते में ही रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण वो फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा। तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ग अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था, अपने अपने राक्षसों से लड़ रहा था और हर कोई महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी कार्रवाइयों को सही ठहरा रहा था। लेकिन फिर फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में एक घटना घटी जिसने सब बदल दिया। जी, एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया और थाने में आग लगा दी गई। जैसे ही गांधी जी को उसकी खबर मिली,
उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। रुकिए, मुझे यहाँ आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। ये बात हमेशा खटकती है। मतलब गांधी जी ने एक इतने बड़े पूरे देश में फैले हुए आंदोलन को सिर्फ इसलिए वापस ले लिया क्योंकि गोरखपुर के एक छोटे से गांव में एक हिंसक घटना हो गई। ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं। क्या कांग्रेस के बाकी नेता इस फैसले से आग बबूला नहीं हुए होंगे? बाहर से देखने पर तो ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल लगती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और सच कहूं तो कांग्रेस के अंदर भी युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस फैसले से बहुत निराश और क्रोधित हुए थे। तो फिर गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? गांधी जी का तर्क समझना जरूरी है। गांधी जी को डर था कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो वो एक सशस्त्र विद्रोह में बदल जाएगा, और अगर भारत ने सशस्त्र विद्रोह किया तो ब्रिटिश साम्राज्य के पास दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक सेना है। वे इस विद्रोह को इतनी बेरहमी से कुचलेंगे कि भारतीय अगले 50 सालों तक खड़े नहीं हो पाएंगे। ओहो, मतलब अहिंसा सिर्फ आदर्श नहीं था? बिल्कुल नहीं। गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ एक नैतिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक मजबूरी भी थी। उन्हें लगा कि सत्याग्रहियों को अभी और प्रशिक्षण की जरूरत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है। खैर, आंदोलन वापस लेने के बाद भारतीय राजनीति में एक तरह का सन्नाटा और ठहराव आ गया। हाँ, कुछ सालों तक शांति रही। फिर 1920 के दशक के अंत में दो बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने राजनीति में फिर से उबाल ला दिया। पहला था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन, जिसने कृषि उत्पादों की कीमतें जमीन पर लापट की, किसान फिर से बेहाल हो गए। और दूसरा था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में साइमन कमीशन भेजना। और मजे की बात देखिए, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। जी, जो कमीशन भारत के भविष्य का फैसला करने आ रहा था, उसमें एक भी भारतीय का ना होना पूरे देश का अपमान था। इसका पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों और काले झंडों से विरोध हुआ। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था ना? हाँ, इसी शांतिपूर्ण विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस ने इतना क्रूर लाठीचार्ज किया कि उनके गहरे जख्मों के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। देश में गुस्सा फिर से उबल रहा था। और आखिरकार दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग को औपचारिक रूप से अपना लिया गया। और ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन पूर्ण स्वराज का ये विचार उस वक्त आम आदमी की समझ से बहुत दूर, बहुत ही अमूर्त था। इसे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए किसी ठोस चीज की जरूरत थी। बिल्कुल। और यहाँ मेरे मन में हमेशा ये तीखा सवाल उठता है, देश को एकजुट करने के लिए इतनी सारी गंभीर समस्याओं और आर्थिक मांगों के बीच में से गांधी जी को सिर्फ नमक ही क्यों दिखा? वे जमीन के लगान को मुद्दा बना सकते थे या कारखानों के मजदूरों के अधिकारों को। नमक ही क्यों? यही तो गांधी जी की राजनीतिक प्रतिभा थी। एक पल के लिए सोचिए, नमक कौन नहीं खाता? हाँ, हर कोई खाता है। ये एक ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल सबसे अमीर उद्योगपति से लेकर सबसे गरीब किसान तक, हिंदू, मुस्लिम, सवर्ण, दलित सब करते थे। ये भोजन का सबसे बुनियादी और अनिवार्य हिस्सा था। लेकिन नमक पर टैक्स का क्या चक्कर था? ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर रखा था और उस पर टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने देखा कि नमक पर टैक्स ब्रिटिश शासन के दमन का सबसे नग्न और क्रूर चेहरा है, जो सीधा हर भारतीय के रसोई पर हमला करता है। हाँ, बहुत ही चालाकी से चुना गया प्रतीक था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो नमक को प्रतीक बनाकर उन्होंने हर एक भारतीय को एक झटके में राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। ये वाकई एक मास्टर क्लास थी राजनीतिक थिएटर की। उन्होंने अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय शहर दांडी तक 240 मील का सफर पैदल तय किया। और रास्ते में हजारों लोगों ने सुनने आते थे। आखिरकार समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और कानून तोड़ दिया। इस नमक मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की नींव रखी। और ये असहयोग आंदोलन से बहुत आगे की बात थी। वो कैसे? देखिए, असहयोग में लोगों से सिर्फ अंग्रेजों का साथ देने से मना किया गया था, लेकिन सविनय अवज्ञा में लोगों से सीधे तौर पर कहा गया कि वे औपनिवेशिक कानूनों को खुलेआम तोड़ें। अच्छा, मतलब सीधा टकराव। हाँ, लोगों ने नमक कानून तोड़ा, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया, अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए और जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने वन कानूनों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करना शुरू कर दिया।
लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि ये पूरा आंदोलन केवल एकजुटता की मिसाल नहीं था। अगर हम इसकी गहराइयों में जाएं, तो इस आंदोलन की अपनी सीमाएं और बहुत गहरी सामाजिक दरारें थीं। जी, हर समूह जो इसमें शामिल हुआ उसके अपने स्वार्थ और अपनी शर्तें थीं। जैसे अगर हम विभिन्न वर्गों का रवैया देखें, तो एक बहुत ही जटिल तस्वीर उभरती है। संपन्न किसानों की बात करते हैं, जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट। वो लोग आर्थिक मंदी के कारण गिरी हुई कीमतों और भारी लगान से बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ, तो उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आर्थिक मदद दी। लेकिन जब 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत लगान की दरों को घटाए बिना ही आंदोलन को बीच में रोक दिया गया, तो वे बहुत ज्यादा निराश हुए। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल। इसलिए जब 32 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, तो उनमें से कई लोगों ने इसमें हिस्सा लेने से ही साफ इनकार कर दिया। ये तो किसानों की बात हुई। व्यवसायियों और बड़े उद्योगपतियों का नजरिया भी बड़ा दिलचस्प था। हाँ, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी.डी. बिरला जैसे उद्योगपतियों ने तो 27 में अपना एक अलग संगठन फिक्की बना लिया था। जी, फिक्की। तो मेरा सवाल ये है कि एक बड़ा उद्योगपति जो अपना मुनाफा देखना चाहता है, वो एक ऐसे आंदोलन को पैसा क्यों देगा जिससे हड़तालें हों और उसी का काम ठप हो जाए? ये शुद्ध रूप से मुनाफे और देशभक्ति का कैलकुलेशन था। भारतीय उद्योगपतियों को ब्रिटिश आयात नीतियों से नुकसान हो रहा था। वे विदेशी सामानों के आयात से सुरक्षा चाहते थे। ओहो, मतलब उनका अपना फायदा था। इसलिए उन्होंने शुरुआत में आंदोलन को भारी आर्थिक मदद दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हड़तालें बढ़ने लगीं, जिससे उनका व्यापार बाधित होने लगा। इसके अलावा कांग्रेस के युवा नेताओं में समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, जो पूंजीपतियों के लिए खतरे की घंटी थी। तो वो डर गए? हाँ, इसलिए वे भी धीरे धीरे आंदोलन से पीछे हटने लगे। और चूंकि कांग्रेस इन बड़े उद्योगपतियों के करीब आ रही थी, इसलिए औद्योगिक मजदूर वर्ग सिर्फ नागपुर क्षेत्र को छोड़कर इस पूरे आंदोलन से काफी हद तक दूर ही रहा। एक और विरोधाभास हमें महिलाओं की भागीदारी में देखने को मिलता है। हजारों महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार अपने घरों की चौखट लांघी। जी, उनका योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने नमक सत्याग्रह में, जुलूसों में और विदेशी कपड़ों की पिकेटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस संगठन के भीतर लंबे समय तक उन्हें कोई अहम पद या फैसले लेने का अधिकार नहीं मिला। ये बहुत ही कड़वा सच है। कांग्रेस को मुख्य रूप से उनकी बस प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। देखिए, ये तो आर्थिक और लैंगिक दरारें थीं, लेकिन जो सबसे गंभीर और गहरी चुनौतियां थीं, वे थीं सामाजिक और धार्मिक दरारें, खासतौर पर दलितों और मुसलमानों का अलगाव। स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कांग्रेस ने रूढ़िवादी सनातनी हिंदुओं के डर से कि कहीं वे नाराज ना हो जाएं, लंबे समय तक दलितों की समस्याओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। और यहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का उदय होता है। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया। बिल्कुल। लेकिन जब बात दूसरे गोल में सम्मेलन की आई, तो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच बहुत गहरा टकराव हो गया। अम्बेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर रहे थे और गांधी जी इसके इतने सख्त खिलाफ थे कि वे आमरण अनशन पर बैठ गए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। आखिर गांधी जी अलग निर्वाचन क्षेत्रों का इतना विरोध क्यों कर रहे थे? अम्बेडकर तो सिर्फ अपने समाज का राजनैतिक सशक्तिकरण ही चाहते थे ना। इसे समझने के लिए हमें दोनों के दर्शन को समझना होगा। जी। अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि दलितों की सामाजिक अपंगता और छुआछूत केवल राजनीतिक सत्ता और सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, इसलिए अलग निर्वाचन क्षेत्र जरूरी हैं। और गांधी जी का क्या तर्क था? गांधी जी का मानना था कि अगर दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए तो वे हिंदू समाज से हमेशा के लिए कट जाएंगे। समाज में उन्हें जोड़ने और छुआछूत खत्म करने की जो प्रक्रिया है, वो हमेशा के लिए रुक जाएगी। दोनों के अपने अपने तर्क थे। गांधी जी के अनशन के कारण अम्बेडकर पर भारी दबाव पड़ा और अंततः 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसमें अलग निर्वाचन क्षेत्र का विचार छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बदले प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक समझौता था और दलितों की ही तरह मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका भी असहयोग खिलाफत आंदोलन के धीमा पड़ने के बाद खुद को कांग्रेस और राष्ट्रीय मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस कर रहा था। जी हाँ, 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस धीरे धीरे हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब दिखने लगी थी।
इससे दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो गई। और फिर दंगे भी तो शुरू हो गए थे। धार्मिक जुलूसों को लेकर टकराव होने लगे और दंगे भड़ गए। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित सीटों की मांग उठाई। क्या इस पर कोई सहमति बन पाई थी? जिन्ना तो एक समय केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटों के बदले अलग निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने को तैयार भी थे, लेकिन 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के कड़े विरोध के कारण वो समझौता भी नहीं हो पाया। इसका असर तो आंदोलन पर पड़ा ही होगा। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुस्लिम समाज में प्रतिनिधित्व को लेकर एक गहरा अविश्वास और संदेह का माहौल बना रहा। जरा तस्वीर देखिए, मतलब एक तरफ शक्तिशाली अंग्रेज थे और दूसरी तरफ एक ऐसा भारतीय समाज जो अंदर से जातियों, धर्मों, वर्गों और अलग-अलग आर्थिक हितों में बटा हुआ था। हाँ, एकजुट करना लोहे के चने चबाने जैसा था। जब राजनीतिक रूप से सबको एक मंच पर लाना इतना मुश्किल हो रहा था, जब राजनीतिक मांगे लोगों को जोड़ नहीं पा रही थीं, तब राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए राजनीति से परे किसी चीज की जरूरत थी। और वो चीज थी संस्कृति। तो आखिर ये सारे अलग-अलग लोग एक भारतीय कैसे बने? देखिए, जब राजनीति लड़खड़ाती है तब संस्कृति और कला आगे आती है। यहीं से सामूहिक अपनेपन की भावना गढ़ने का काम शुरू होता है। जैसे कि कोई छवि या प्रतीक? हाँ, राष्ट्र की अमूर्त पहचान को सबसे पहले एक साकार छवि या तस्वीर के रूप में उकेरा गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम लिखा, जो बाद में आनंद मठ में भी शामिल हुआ। बिल्कुल। और बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की वो बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग कैसे दिखती थी? ये कोई योद्धा की तस्वीर नहीं थी। इसमें भारत माता को एक शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया था। ये मात्र छवि धीरे धीरे राष्ट्रवाद में गहरी आस्था का प्रतीक बन गई। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, मुझे लगता है लोक कथाओं का पुनरुद्धार भी एक बहुत बड़ा और कारगर हथियार साबित हुआ था। हाँ, लोक कथाएं जड़ों से जोड़ती हैं। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर और मद्रास में नटेसा शास्त्री, जिन्होंने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के 4 विशाल खंड प्रकाशित किए, वे गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोकगीतों, मिथकों और कथाओं को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि लोगों को अपनी पहचान याद दिलाई जा सके। उनका मकसद ये था कि बाहरी और पश्चिमी प्रभाव से बची हुई हमारी जो असली शुद्ध संस्कृति है उसे सामने लाया जाए, ताकि लोगों को अपनी जड़ों पर गर्व महसूस हो। और इसी गर्व को प्रदर्शित करने के लिए झंडों का इस्तेमाल एक मजबूत प्रतीक के रूप में किया गया। झंडे, हाँ, वो कैसे डिजाइन हुए थे? बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा डिजाइन किया गया था, हरा, पीला और लाल रंग का, जिसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते 8 कमल थे और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक एक अर्धचंद्र था। और फिर गांधी जी ने भी तो एक झंडा बनाया था। जी, 1921 तक आते आते गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, सफेद, हरा और लाल रंग, जिसके बीच में स्वावलंबन का प्रतीक चरखा था। इन झंडों को हाथों में थामे सड़कों पर चलना अंग्रेजों के प्रति अवज्ञा का सबसे सीधा और दृश्य संकेत था। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा वैचारिक काम भी तो चल रहा था, इतिहास की पुनर्व्याख्या। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी था। अंग्रेज लगातार ये दावा करते थे कि भारतीय लोग पिछड़े हुए हैं, वे असभ्य हैं और खुद पर शासन कर ही नहीं सकते। इसके जवाब में भारतीय विचारकों ने अपने प्राचीन काल की ओर देखना शुरू किया। उन्होंने वो सब खोजना शुरू किया जिस पर गर्व किया जा सके। हाँ, उन्होंने लोगों को उस महान युग की याद दिलाई जब भारत में वास्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म और व्यापार अपने चरम पर थे। लोगों को सिखाया गया कि उन्हें अपने इस महान अतीत पर गर्व करना चाहिए और वर्तमान की गुलामी से बाहर निकलना चाहिए। सही बात है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन सब बातों को अगर हम एक साथ रखें तो इस पूरे डीप डाइव का निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि जो नया भारतीय राष्ट्र उभर कर दुनिया के सामने आ रहा था, वो कोई एक समान सोच वाला सजातीय समूह नहीं था। बहुत सारी विविधताएं थी। वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति चाहने वाली बहुत सी अलग अलग, कभी कभी आपस में टकराने वाली आवाजों का एक बहुत बड़ा समूह था। हर वर्ग के अपने लक्ष्य थे, अपनी उम्मीदें थीं और अपने अलग दुख थे। लेकिन फिर भी वो जुड़े। हाँ, क्योंकि अंग्रेजों के दमन के साझा अनुभव ने और बाद में गढ़े गए इन मजबूत सांस्कृतिक प्रतीकों ने उन सभी को एक अदृश्य धागे से बांध दिया था।
ये वाकई एक असाधारण सफर था। अलग अलग लोगों का एक साथ आना, आपस में टकराना, वैचारिक मतभेद होना और फिर भी आखिरकार एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना। जी बिल्कुल। आज हमने जिन प्रतीकों की गहराई से बात की, झंडे, गीत, इतिहास की गौरवशाली कहानियां और भारत माता की वो शांत छवि, जरा सोचिए, क्या आज के दौर में भी हम अपनी राष्ट्रीय पहचान और देशभक्ति साबित करने के लिए ठीक इन्हीं प्रतीकों का सहारा नहीं लेते? ये सोचने वाली बात है। 1930 के दशक से लेकर आज के आधुनिक भारत तक क्या सच में हमारे राष्ट्रवाद की परिभाषा बदली है, या हम आज भी उसी भावना और उन्हीं प्रतीकों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।